हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको आप दबा दें ताकि हमारा जो अगला वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए और आप हमारा वीडियो जल्दी से जल्दी देख पाएँ। और हमारे वीडियोस को आप लाइक भी करें, शेयर करें। जो आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो करंट अफेयर्स आजकल हर एग्जाम का हिस्सा हो चुका है, तो आप हमारे वीडियोस को खूब से खूब शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम शुरू करते हैं 14 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को। पहले हम कल के सवाल का जवाब देंगे। जो कल का जो सवाल था वो था, भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो कौन कौन से भारतीय राज्यों को छूती है। इसका जो जवाब है वो है 5 राज्य को। भारत के जो राज्य हैं वो बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। वो राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। हम थोड़ा इसको मैप के माध्यम से समझना चाहेंगे। देखिए, ये जो मैप है, जो बांग्लादेश के साथ में जो भारत के जो राज्य की सीमा, वो जो सीमा लगती है उसको दिखाता है। देखिए, जो पहला जो राज्य है वो वेस्ट बंगाल है, उसके ऊपर जो राज्य है वो है असम, उसके बाद में जो राज्य है वो मेघालय, उसके बाद में जो राज्य है वो त्रिपुरा, उसके बाद में जो राज्य है वो है मिजोरम। तो कुल मिला के 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मैप से और अच्छे से चीज क्लियर हुई होगी। हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं, जो कि जूम किया हुआ मैप है, जो कि चीजों को और ज्यादा क्लियर बना देता है। होप मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको ये जो पिक्चर है इससे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हम आगे की तरफ चलते हैं। हम बांग्लादेश के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है बहुत गहरे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी है उसमें बांग्लादेश काफी अहम जो स्थान रखता है। तो आइए हम समझते हैं बांग्लादेश के बारे में कुछ और बातें। यहाँ का जो राष्ट्रगान है वो है आमार सोनार बंगला। यहाँ का राष्ट्रगान क्या है दोस्तों? आमार सोनार बंगला। यहाँ की राजधानी है ढाका। यहाँ की जो मुद्रा है वो है टका। वो यहाँ जो सरकारी जो सिस्टम है वो हम समझते हैं। यहाँ जो सरकार है वो संसदीय गणतंत्र है। यहाँ के प्रधानमंत्री जब भी है शेख हसीना जी, जो कि अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी की लीडर है। यहाँ के राष्ट्रपति अभी है अब्दुल हामिद। दोस्तों, यहाँ के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये पूछे भी जाएंगे, तो आपको याद रखना यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को, जो कि अवामी लीग पार्टी के हैं, और यहाँ के राष्ट्रपति जो कि अब्दुल हामिद है। हम थोड़ा इसकी जो स्वतंत्रता के बारे में समझते हैं पाकिस्तान से। इन्होंने जो घोषणा हुई थी जो 26 मार्च 1971 में हुई थी, और ये जो विजय दिवस है 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है। उस 26 मार्च को जो बांग्लादेश है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दोस्तों, हम आगे चलते हैं बांग्लादेश के बारे में समझते हुए। बांग्लादेश की राजनीति को समझते हैं। यहाँ पे 4 नवंबर 1972 को संविधान सभा ने बांग्लादेश के संविधान को अपनाया था। बांग्लादेश की राजनीति में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है और जो प्रधानमंत्री है वो देश का प्रशासनिक हेड होता है। राष्ट्रपति को हर 5 साल बाद चुना जाता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो बांग्लादेश की संसद है उसको जातीय संसद कहा जाता है। आपको याद रखना है, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। आगे चलते हैं। बांग्लादेश के बारे में कुछ अन्य तथ्य जानते हैं। जो गंगा नदी है उसको वहां पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में 98% से अधिक बांग्ला भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जो वहां की आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और यहाँ जो बांग्लादेश है वहां पे जो मरमी लोग हैं वो सबसे बड़ा समुदाय है, जो कि गैर बांग्लादेशी जो वहां पे निवासी है उनमें। आइए हम थोड़ा राष्ट्रगान के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, ये दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी रचना को 1 से अधिक देशों ने राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है। भारत और बांग्लादेश वो देश हैं। और इनकी जो कविता है आमार सोनार बंगला, वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। हम आगे चलते हैं। बांग्लादेश के बारे में 4 महत्वपूर्ण बातें और जानेंगे। यहाँ पे जो सबसे ऊंची जो चोटी है जिसकी ऊंचाई 1064 मीटर है वो है
मावदोक मूल। क्या नाम है दोस्तों? मावदोक मूल। हम आगे चलते हैं। चिट्टागोंग के दक्षिण में स्थित कॉक्स बाजार विश्व के सबसे लंबी बीच में से एक है और यहाँ का कबड्डी राष्ट्रीय खेल है। बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुस्लिम है उनको कॉक्स बाजार में शरणार्थी शिविरों से बासनचार जो बंगाल की खाड़ी में उस पर स्थानांतरित करने का काम शुरू कर दिया है। इसलिए अभी ये कुछ दिनों से ज्यादा ही न्यूज में है बांग्लादेश, जो हमारा पड़ोसी देश है वो। आगे चलते हैं हम देखिए पिक्चर जो है वो जो जो 2017 की है, उसके अंदर उसमें जो म्यांमार से जो रोहिंग्या मुस्लिम थे उनको बाहर भगा दिया गया था। तो ये जो शरणार्थी है वो बांग्लादेश में एंटर जो प्रवेश कर रहे हैं उसका पिक्चर है रोहिंग्या मुस्लिमों का। जो दुनिया की जो एक जो फेमस बीच है वो भी बांग्लादेश में है, कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार में है जो बहुत ही सुंदर बीच है, समुद्र तट है जो कि बांग्लादेश में स्थित है। और ये जो बीच है वो चिटगांग पोर्ट के पास में है। हम आज के सवालों को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, वर्ष 2030 तक भारत द्वारा निर्धारित नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लक्ष्य क्या है? पहला सवाल है, वर्ष 2030 तक भारत द्वारा निर्धारित नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? इसका जवाब है 450 गीगावाट। जैसा कि हम जानते हैं पहले भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा था और अब उन्होंने रिवीजन करके नया लक्ष्य और रख दिया है 2030 तक प्राप्त करने का, वो है 450 गीगावाट। जैसे हमने अभी देखा है कि अभी जो पेरिस एग्रीमेंट के 5 साल कंप्लीट हो गए हैं 12 दिसंबर 2020 को, तो उसी मौके पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हम जो पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट है उनको अचीव ही नहीं करेंगे बल्कि उसको हम पार एक्सीड करेंगे अचीव करने में। और जो हमारे जो देश की जो योगदान है इस रिन्यूएबल एनर्जी में वो थोड़ा सा हम कवर करना चाहेंगे। इस सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश ने पेरिस के साथ में मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी स्थापना की है जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं। और हमारा जो देश है जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो उत्सर्जन में जो कटौती करनी थी वो 33 से 35% की करनी थी, तो अब तक जो 2020 के आंकड़ों के अनुसार 21% की जो कटौती है वो तो कर चुका है हमारा जो देश है वो। और हमारी जो सोलर जो ऊर्जा है उसकी जो कैपेसिटी है वो पहले 2014 में 2.63 गीगावाट थी, अब 2020 में 36 गीगावाट हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो हो चुकी है। दोस्तों बहुत अच्छी बात, हमारी सोलर ऊर्जा का बढ़ावा जो दिया गया है वो। और हमारा जो भारत है दुनिया का चौथा नंबर का रिन्यूएबल एनर्जी जो कैपेसिटी वाला देश बन चुका है दोस्तों मोदी जी की लीडरशिप के अंदर। हम चलते हैं आगे सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है, प्रसिद्ध व्यक्ति यूए खदर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से हैं? प्रसिद्ध व्यक्ति यूए खदर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से हैं? ये जो व्यक्ति है वो है मलयालम लेखक। दोस्तों जो केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है उन्होंने इन जो लेखक की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बोला है कि जो मलयालम साहित्य है उसके लिए एक अपूर्णीय क्षति है ये जो इनका देहांत होना। हम आगे चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, प्रसिद्ध प्राचीन महाकाली गुफाएं किस भारतीय राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध प्राचीन महाकाली गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। और ये जो गुफाएं न्यूज में आ गई है क्योंकि वहां पे कोई कंपनी है उसने ये जो गुफाएं हैं उसकी जो जमीन पर अपना जो है कब्जा दिखाया है, इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है गुफाएं। याद रखना है ये महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र के जो अभी जो राज्यपाल है वो है भगत सिंह कोश्यारी जी और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है उद्धव ठाकरे जी। हम चलते हैं सवाल 4 की ओर। सवाल 4 है, नैस्डैक NASDAQ नैस्डैक किस देश का एक प्रसिद्ध प्रतिभूति व्यापार मंच है, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है? ये जो प्लेटफॉर्म है वो है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का। आपको याद रखना है कई बार ये जो देश जो विश्व के जो प्रमुख देश हैं उनके प्लेटफॉर्म दे देता है और पूछता है कि ये कौन से देश का है। और हमारे जो हमारे भारत देश के जो 2 स्टॉक एक्सचेंज है उनकी फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए। BSE की फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, देश में विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मालिक कौन है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मालिक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है। और अभी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो है 579 बिलियन यूएसडी। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो भारत की मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी को भी डिसाइड करता है। और हर 2 महीने में इसकी बैठक होती है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया की। भारतीय रिजर्व बैंक के अभी गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 है, वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? ये हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी, केवी सुब्रमण्यम। कौन है दोस्तों अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? केवी सुब्रमण्यम। सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7 है, कोविड-19 संबंधित तनाव से निपटने के लिए सुझाव देने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? अभी कुछ दिनों पहले रिजर्व बैंक ने कमेटी अपॉइंट की थी, जो कि जो कोरोना से जो रिलेटेड स्ट्रेस आया है जो लोनों में उससे निपटने के लिए। और इस कमेटी के जो चेयरमैन है वो है केवी कामत जी। कौन है दोस्तों? केवी कामत। सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8 है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2021 तक जनसंख्या में 10 की वृद्धि का प्रतिशत क्या था? कितना है डिकेडल ग्रोथ दोस्तों 2001 से 2011 के बीच में? ये था 17.64%। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखना है। सवाल नंबर 9 है, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए चीन स्थित भारतीय दूतावास ने कौन सी फिल्म श्रृंखला शुरू की है? शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए चीन स्थित भारतीय दूतावास ने कौन सी फिल्म श्रृंखला शुरू की है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब है सिनेमा स्कोप। क्या नाम उस फिल्म श्रृंखला का? सिनेमा स्कोप। हम थोड़ा शंघाई सहयोग संगठन जिसको एससीओ बोलते हैं इसको थोड़ा सा समझेंगे। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसके जो महासचिव वो अभी श्री व्लादिमीर नोरोव। कौन है इसके महासचिव? श्री व्लादिमीर नोरोव। इसका मुख्यालय तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है परीक्षा में। अब हम थोड़ा समझते हैं भारत और पाकिस्तान इसको कब ज्वाइन किया था। 2017 में भारत और पाकिस्तान इस ग्रुपिंग के मेंबर बने थे। और इसके जो संस्थापक जो देश थे वो थे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो ग्रुपिंग है 1996 में अस्तित्व में आई थी। और ये जो देश उज्बेकिस्तान जो देश है वो 2001 में इसका छठे मेंबर के रूप में शामिल हुआ था। इसमें इसके पहले 5 ग्रुप थे और इसलिए इस ग्रुपिंग को पहले P5 के नाम से जाना जाता था। और 2017 में भारत और पाकिस्तान जुड़ने के बाद इसमें जो टोटल जो सदस्य हैं वो 8 हो चुके हैं। अभी आगे चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ, जो कि आज का आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 10 है, कौन रविवार को अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत गया है? कौन रविवार को अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत गया है? यह है रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन। कौन है दोस्तों? रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन। आज के सवाल खत्म हो गए। हम हमारे दूसरे पार्ट पे चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण समाचार पे। ये पहला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अभी ग्लोबल हेल्थ एस्टिमेट निकाले हैं। उसके अनुसार 2000 के अंदर जो हमारी जो लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी थी वो 67 साल थी। और अब 2019 में 73 वर्ष हो चुकी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगला जो पॉइंट है वो है, INS विराट पिछले 6 वर्षों में भारत में टूटने वाला दूसरा विमान वाहक पोत हो चुका है। उसके पहले 2014 में INS विक्रांत, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में 1971 में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसको मुंबई में विघटित कर दिया गया था 2014 में। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है, अभी जो उपराष्ट्रपति भारत के वो है M वेंकैया नायडू, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री अभी श्री संतोष कुमार गंगवार जी हैं और गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी हैं। अभी बलराम भार्गव जी ICMR के महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल है। और जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 है उसका थीम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। क्या है इसका थीम? आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान।
जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन जो हुआ है 5वां नंबर का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको संबोधित किया था। इसी के साथ ही आज हम आते हैं आज के सवाल के ऊपर। आज का सवाल है, कौन सी कंपनी ने दुनिया की पहली उपग्रह आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT नेटवर्क सेवा शुरू की है? आज का सवाल है, कौन सी कंपनी ने दुनिया की पहली उपग्रह आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क सेवा शुरू की है? आपको इस सवाल का जवाब कमेंट्स में देना है मेरे दोस्तों। और मैं आज का वीडियो यही खत्म होता है। मैं आप दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो कंटेंट है, हमारा जो मटेरियल है उसका आप फायदा लें। मैं चाहता हूं आपकी जो तैयारी है वो आसमान को छू ले, और हमारी अभी जो NTPC के एग्जाम आ रहे उसके लिए भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो खत्म करता हूं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।